ईवीएम पर बड़ी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। वीवीपैट से 100% मिलान होगा कि नहीं पर्चियों का? क्या सारी पर्चियां गिनी जाएंगी? क्या मतदाता वोट डालने के बाद पर्ची को बैलेट बॉक्स में रखेंगे और फिर उनकी गिनती होगी? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है वीवीपैट। आप जानते हैं ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश का ध्यान लगा है और आप सबका ध्यान लगा है। ये क्यों ध्यान लगा है इस पर देखिए, 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, 1 अप्रैल को, और उस दौरान उसके बाद इसकी सुनवाई पिछले हफ्ते भी होनी थी। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया था और चुनाव आयोग को नोटिस दिया था कि इस याचिका के जवाब में आपका क्या कहना है कि वोटिंग के बाद 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। आपको याद दिलाएं कि 2019 में भी यही अप्रैल का महीना था, चुनाव होने वाले थे और इसी तरीके से मामले की सुनवाई चल रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हर विधानसभा में प्रतीकात्मक रूप से 5 माने 1 लोकसभा सीट है तो वहां 5 या हर विधानसभा में एक मशीन की वीवीपैट का मिलान होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्त नहीं है कि हम इसको लागू करें और सब में लागू करने से 5-6 दिन ज्यादा लगेगा गिनती में। तो उस समय तो ये तर्क था, लेकिन इस बार अब कोई बचा हुआ तर्क नहीं है चुनाव आयोग के पास, क्योंकि सवाल ये है कि जब हम ऐसा ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हर ईवीएम में वीवीपैट इनेबल्ड है, लगा हुआ है, जब लगा हुआ है हम 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? वीवीपैट आया ही क्यों? वीवीपैट संदेह को दूर करने के लिए आया ना, कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वोट उसी को पड़ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वोट हम हाथ छाप में दे रहे हैं और वोट वो जाकर कमल पर पड़ रहा है। तो इसी संदेह का निवारण करने के लिए तो वीवीपैट आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये संदेह बढ़ता गया है और इन दिनों अभी हाल में जो CSDS का सर्वे आया है उसमें हमने पाया है कि 45% लोग वीवीपैट से, क्षमा कीजिए, 45% लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, संदेह करते हैं। जब 45% जनता ईवीएम पर संदेह कर रही है तो ईवीएम से वोटिंग कराने का क्या मतलब है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि सुनवाई आज इस बात पर नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक जी, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव कौशिक जी। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है और ये सुनवाई ईवीएम से संबंधित है, उसमें भी वीवीपैट से संबंधित है, उसमें भी 100% वीवीपैट के पर्चियों के मिलान से संबंधित है और उसमें भी इस बात से संबंधित है कि क्यों नहीं वीवीपैट की पर्ची को अलग बक्से में मतदाता स्वयं रखें और उन पर्चियों को गिना जाए जिसको
मतदाता आश्वस्त हो चुके हैं कि हमने वोट दिया और ये हमारी पर्ची है, जिसको वोट दिया मेरे पास है, ये मैंने बॉक्स में डाला, अब उसको गिन लीजिए, जिसकी सरकार बननी हो बना दीजिए, जिसको जीत मिल रही हो जिता दीजिए, जिसको हार मिल रही हो हरा दीजिए। क्या कहेंगे आप संजीव कौशिक? प्रेम कुमार जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इलेक्शन कमीशन लगातार इसके विरोध में क्यों गया वो, और क्यों इस तरह के तर्क और दलीलें लगातार वो देता रहा। हमारा मानना यह है कि निष्पक्षता के साथ इलेक्शन कमीशन यदि वोट करा रहा है तो केवल निष्पक्षता होनी ही नहीं चाहिए, आप निष्पक्ष हैं और निष्पक्ष करा रहे हैं इलेक्शन, ये भी दिखना चाहिए। तो केवल दिखने की ही तो बात, हाँ, ये केवल दिखने की ही तो बात है। यदि आप निष्पक्ष हैं तो जो मिलान करने की बात है, यदि आप ये रोना रो रहे हैं कि नहीं समय ज्यादा इसमें जाया होगा इसलिए हम 5% या को मिला करके छोड़ देते हैं, मतदाताओं के जहन में ये बात है कि नहीं कुछ ना कुछ घालमेल है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मतदाताओं को संतुष्ट करना ये तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है। इसके लिए तो इतनी हायतोबा मचाने की जरूरत ही नहीं थी कि उसके अगेंस्ट में यहाँ तक पहुंच जाए, मामला यहाँ तक पहुंच जाए। इलेक्शन कमीशन को तो अपनी साख बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए खुद ही ऐसा कदम उठाना चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, या ये यूं कह ले क्लियर यदि कह ले कि सरकार के आने के बाद में इन संस्थाओं पर से भरोसा कम हुआ है लोगों का, और उसके कारण भी है जिस तरह से इन संस्थाओं में लोगों को लाया गया, जिस तरह से एक्सटेंशन दिया गया, जिस तरह से उनके व्यवहार में तब्दीली देखी गई, वो भेदभाव करना उन्होंने शुरू कर दिया सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में, तो इन सब चीजों की वजह से ये संदेह और गहराता चला गया। हमारा मानना है कि यदि निष्पक्ष है इलेक्शन कमीशन तब तो उसे ऐसी कोई बात ही इसमें नहीं थी जिससे उसकी छवि पर, नहीं वो यदि ऐसा करेगा तो उसके छवि पर प्रश्न खड़ा होंगे। यदि वो ऐसा करता है तो उसके लिए तो और अच्छी बात है कि कोई उंगली ना उठाए उसके साख पर, कोई बात न करे, कोई कहीं से कोई प्रश्न खड़ा न करे। लगातार ढुलमुल रवैया की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, और अब आम दर्शक, अब आम मतदाता भी केवल यही चाहता है कि ये सुनिश्चित हो कि हमने जो वोट दिया वो किसको दिया। तो कोई चाहेगा, हम जब ठप्पा लगाते थे तो हमें ये बात पता होता था कि हमारा ये बैलेट पेपर है, ये क्रम संख्या इतना है, इतना पर ये उठाया हमने और ठप्पा लगा दिया, तो ये तो पता होता था हमें, क्योंकि हम खुद ठप्पा लगा। और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के मामले में ये सब जानते हैं कि सारे लोग दक्ष नहीं होते हैं, और अंदर खाने क्या चल रहा है, कैसे संदेह के घेरे में है। कई बार देखा गया है कि जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट निकल गए, जिसको डाले गए, जिस परिवार में 10 लोग हैं, 10 परिवार ने अपने ही लोगों को वोट डाला, पता चला कि हमारे परिवार के लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की कई बार इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हुई है, और जो वोट डाले गए वो गिनती से ज्यादा उसमें से निकले। तो ये संदेह के कई ऐसे कारण हैं, और कई मौकों पर साफ दिखाई देता है कि कुछ न कुछ घालमेल है, जिसकी वजह से मतदाताओं में ये बात आई है, और इसी बात को लेकर के आगे यहाँ तक स्थिति पहुंची है कि आज इस पर सुनवाई। जी जी संजीव कौशिक जी, देखिए पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब नतीजे का दिन था तो हम भी बैठे हुए थे टीवी चैनल पे, आप भी बैठे हुए थे। हमने देखा कि सुबह में जब गिनती शुरू हुई तो बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस आगे थी। बैलेट पेपर से जो वोटों की गिनती हुई उसमें कांग्रेस आगे थी। और बैलेट पेपर मतलब वो होता है जिसने जो सरकारी नौकरी में है उन्होंने डाक से भेजा, या इस तरह की जो वोट होते हैं बैलेट पेपर से, उसकी गिनती में कांग्रेस आगे थी। लेकिन जैसे ईवीएम से गिनती हुई बीजेपी आगे हो गई। एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, तो संदेह तो लगातार पैदा हो रही। तो संदेह के रहते चुनाव के नतीजे का तो कोई मतलब नहीं निकलता, और यही कारण है कि संदेह को से परे चुनाव कराना चूंकि चुनाव आयोग का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी, और जवाब देने को कहा। पिछले डेट में चूंकि 52 नंबर का हियरिंग का मिला था, 52 नंबर आया नहीं और वो हो नहीं पाई सुनवाई। आज 16 तारीख को उसी दिन तय कर दिया गया था कि हम सुनवाई करेंगे, और 16 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि 19 तारीख को तो चुनाव है। अब चुनाव में समय कितने दिन रह गए हैं?
लेकिन फिर भी ये चूंकि वोटों की गिनती से संबंधित है, तो वीवीपैट का जो प्रयोग है पूरे देश में एक साथ किया जा सकता है। इसके लिए अभी पहले फेज में तो 101 सीटों पर चुनाव है, तो 101 सीटों पर सभी जगह वीवीपैट एनेबल्ड मशीन को एक्टिव रखा जाए, ये किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में और कम से कम 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो, इसकी तो गारंटी सुप्रीम कोर्ट आज भी कर ही सकता है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो प्रश्न भी महत्वपूर्ण होगा कि हम वोट डालें, पर्चियां निकालें, हम देखें कि हमने किसको वोट दिया, सही पड़ा, और तब हम उसको एक बॉक्स में डालें और फिर बॉक्स से जैसे गिनती करना है गिनती कर लीजिए। क्योंकि संजीव जी, मैं भी आज तक जब भी वोट देने गया हूं, मुझे ये पता नहीं चला कभी कि मैंने जो बटन दबाया उसी को वोट गया कि नहीं गया। अब वो 7 सेकंड में पार हो जाता है, मैं तो ठगा महसूस कर जाता हूँ, मुझे दिखा नहीं कभी आज तक। हो सकता है मेरे में कमजोरी हो, नजर हमारी स्थिर नहीं रहती हो, लेकिन और सबके क्या अनुभव है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं नहीं देख पाया कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को पढ़ा या नहीं पढ़ा। बटन दबाया, विश्वास के साथ आ गया कि पढ़ा ही होगा। तो क्या ऐसे वोटिंग होगी संजीव कौशल? अधिकांश लोग प्रेम कुमार जी ऐसे ही सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है कि हमने जो बटन दबाया, टी आवाज आई और वहां से वो निकल लिए, कहाँ गया, कैसे गया। इसी संदेह को तो दूर करने की बात है ना, कि हमने जिसे वोट दिया वो वोट सचमुच में उसे गया नहीं है, ये हमें तो कम से कम पता चले, हमें तो इत्मीनान हो कम से कम। क्योंकि एक वोट ही तो अधिकार है जिससे हम अपनी सरकार के प्रति नाराजगी हो या प्यार हो या उसको रिपीट करने की बात हो या हटाने की बात हो, वो हम तय कर पाते हैं। तो हमारे लिए तो वोट इतना महत्व रखता है और महत्वपूर्ण है कि उसी के लिए हम लाइन में लगते हैं, घंटों अपना काम छोड़ के और चाहते हैं कि हम सरकार के निर्माण में हमारी भी योगदान हो, और इसको इतना हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और हमें ही पता नहीं चले, हम ही इत्मीनान से नहीं हो कि हमने जिसको वोट दिया वो सही जगह पर गया या नहीं गया। लड़ाई मूलतः इसी की है, और यही हम भी चाहते हैं कि ये हमें इत्मीनान होना चाहिए, आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपने जो वोट दिया वो किसे दिया। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पता नहीं अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जानबूझ के नहीं किया जा रहा है या बहुत बड़ी क्या अड़चन है, अब केंद्र सरकार आज क्या जवाब देती है इस मामले में, इलेक्शन कमीशन क्या अपना रुख अख्तियार करता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि समय अब काफी नजदीक आ चुका है इस सुनवाई के साथ साथ पहले चरण का वोटिंग भी सामने दिखाई दे रहा है। सरकार यदि चाहे और ये आयोग यदि चाहे, इलेक्शन कमीशन यदि चाहे और कोर्ट यदि इस बात को लेकर के यदि कुछ हार्ड या कड़े फैसले यदि लेती है, तो निश्चित तौर पे ये असंभव तो नहीं दिखाई देता है कि आप इसे एक सिरे से खारिज कर दीजिए कि समय बहुत कम है इसलिए संभव नहीं है। देखना ये होगा कि वाकई ये फैसले किस तरह से लिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं संजीव कौशिक जी। एक आशंका इमरान जी लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पे फुल सीसी कैमरा भी रहना चाहिए, क्योंकि वोटर जानबूझ के पर्ची को मुंह में डाल ले तो कैसे मिलान होगा। देखिए इमरान जी, पर्ची का मिलान जो अभी की व्यवस्था है उसके हिसाब से हम बटन दबाते हैं, बत्ती जलती है और वो दिखना चाहिए किसको वोट पड़ा, और उसके बाद वो कट हो जाती है पर्ची, और कट होके मशीन के भीतर ही चली जाती है। हमारे हाथ में तो आती ही नहीं है कि हम देखें और उसको मुंह में डाल लें और या उसको नष्ट कर दें, ऐसी कोई संभावना नहीं है फिलहाल। तो वो मशीन में चली गई तब भी उसका मशीन में उस पर्ची में सीरियल नंबर, नाम सब होता है। तो अगर उस पर्चियों को गिन लिया जाए या मिलान कर दिया जाए सीरियल नंबर के हिसाब से, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इस बात को आश्वस्त किया जा सकता है। लेकिन अगर मिलान नहीं होता है तब इसके रूल हैं कि कितनी पर्चियों में मिलान नहीं हुआ, अगर उसमें संदेह होता है तब जाकर के उस बूथ के बारे में फैसला लिया जाता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं कराया जाए। मान लिया जाए इलेक्शन फिर से कराया जाए, मान लिया जाए कि एक लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट्स की सैंपलिंग हुई,
एक में निकली, तो कम से कम 3 विधानसभा में जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पूरे लोकसभा की गिनती फिर से होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पर्ची के मिलान के बावजूद आज की व्यवस्था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि दोबारा चुनाव हो इसको लेकर के। फिर भी ये बात पता तो चलती है कि मिलान हुआ, कितना हुआ और गड़बड़ी हुई तो कितनी हुई। लेकिन अब जो मांग की जा रही है वो मांग की जा रही कि पर्ची हमारे हाथ में दीजिए और हम इसमें डालेंगे और बॉक्स में जो डालेंगे उसकी गिनती होगी। आप कह रहे हैं कि इस बीच हम मुंह में खा लें, तो मुंह में खा लेंगे तो हमारा वोट उसमें जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो गिनती नहीं होगा। गिनती उसी की होगी जो बक्से में डाला होगा और इसमें जो कुछ डिफरेंसेस हो सकता है उसको काउंट किया जाएगा। एक और प्रतिक्रिया आ रही कि वीवीपैट विल ओनली रिफ्लेक्ट द वोट कास्ट इन द मिस्चीवियसली प्रीमेडिटेटेड प्रोग्राम ईवीएम। एलडी चालना जी लिख रहे आज सुप्रीम कोर्ट में अपील है कि ईवीएम पर फाइनल फैसला दे देना चाहिए सख्त से सख्त। और गौरव जी लिख रहे हैं मोदी जी हमेशा 2047 की बात करते हैं, अगर 2047 से पहले विश्व युद्ध छिड़ गया तो मोदी जी युद्ध में शामिल होकर देश बर्बाद करोगे या नेहरू जी की तरह गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर भारत सहित अन्य देशों को बचाएंगे? हिपोथेटिकल प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है, मगर महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत पंत जी लिख रहे हैं 75% गिनती भी हो जाए तो जुमलेबाजों की सरकार नहीं बनेगी, 75% भी। और ब्रजेश कुमार लिख रहे हैं अब की बार बहार बांसुली सरकार, वसूली सरकार। एससी में आज बीजेपी के एटीएम रामदेव का भी केस लगा है, उनका तो मानहानि में सजा होकर रहेगी। जनहित कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ईवीएम वीवीपैट का फैसला कर देंगी क्योंकि कल एएनआई का इंटरव्यू में डर साफ दिख रहा था। अरे हमने तो देखा एक विजुअल जिसमें नरेंद्र मोदी जी के उंगली कांप रहे हैं और खास करके वो विजुअल चर्चा में मैंने रखा नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उंगली कांपने और फोकस किया गया कि देखिए उंगली कांप रहे हैं। और इसी तरीके से चालना जी लिख रहे हैं देश की जनता से अपील है ज्यादा से ज्यादा वोट करें, वह भी मोदी के खिलाफ, तभी तानाशाही खत्म होगी देश से। और इसी तरीके से सुखविंदर गिल लिख रहे हैं ईसी जा इंडिया अलायंस को कहना चाहिए जो अफसर अधिकारी पर चुनाव धोखा करने का आरोप साबित हो जाए उसे उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा हो सकती है। यानी कह रहे हैं कि जो अधिकारी गलत करे उसको सजा होनी चाहिए। इसमें अनिल मसीह जी का नाम याद आता है, अब तक तो उनको कोई सजा हुई नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट दोषी मान चुका है। और उसी तरीके से उमेश मोहन सूद जी लिख रहे हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन इफ देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वोट कास्ट एंड वीवीपैट पेपर, कि वोट कास्ट और वीवीपैट पेपर में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कहाँ हैं, हमने वोट कास्ट किया। अच्छा अभी आप पूछ रहे हैं अभी की व्यवस्था में ऐसा हो, तो मैंने पहले भी बताया कि अभी की व्यवस्था में अगर डिफरेंस मिलता है, मिलान नहीं होता है, तो देखा ये जाता है कि ऐसे कितने मतपत्रों के साथ हुआ। अगर इसकी संख्या ज्यादा है तब तो उस बूथ की जहां की सैंपलिंग हो रही है उसका फिर से मतदान होना है। हालांकि ये समस्या का समाधान नहीं है, हम तो सैंपलिंग कर रहे हैं तो एक ईवीएम का कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरे विधानसभा में कम से कम लागू होना चाहिए। और ऐसे कई विधानसभा में अगर कर रहे हैं एक लोकसभा की 5 विधानसभा में, तो 5 में कम से कम 3 विधानसभा में अगर ऐसे केसेस पाए गए तब पूरे लोकसभा का चुनाव रद्द होता है। अभी क्या रूल के हिसाब से ये है, तो ये बहुत मुश्किल है। अभी मिलान करिए न करिए इससे कोई बहुत फर्क भी पड़ता दिख नहीं रहा है व्यवहार में। संजय जी शर्मा जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हामिद अंसारी जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भगवंत पंत कह रहे हैं वीवीपैट की गिनती से बेहतर तो बैलेट पेपर से वोटिंग कराकर बैलेट्स की गिनती की जाए। बात तो वही आना है, हार जब बहुत ज्यादा हम लोग तर्क करेंगे तो फाइनली यही आना है कि हटाओ ईवीएम लाओ बैलेट पेपर। पूरी दुनिया में यही हुआ है, यही होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे देश में लोग अड़े हुए हैं कि हम वैज्ञानिक विकास कर चुके हैं तो उस विकास का फायदा वोटिंग में होना चाहिए। भले वोटिंग को हैकिंग में बदल दिया जाए तो उसका भी वो भी फायदा कोई लेगा। सुखविंदर गिल जी लिख रहे हैं वीवीपैट की पर्ची पर टाइम भी प्रिंट होना चाहिए फिर गिनती होनी चाहिए।
और अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, प्रेम जी नमस्कार। पूर्वी उत्तर दिल्ली में अभिनेता संघर्षशील नेता में मुकाबला। तमाम चैनलों सोशल मीडिया में जिस दिन से कन्हैया कुमार का नाम कांग्रेस ने घोषित किया, तमाम ऑनलाइन सर्वे में 80% ऊपर कन्हैया है। देखिए, ये लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है इसलिए कि इस यहाँ वोटर्स जो हैं यूपी बिहार के बहुत ज्यादा हैं। तो मनोज तिवारी जी इकलौता उम्मीदवार होते थे, जीत जाते थे 2 बार से। इस बार उनका वोट का बंटवारा करने के लिए कन्हैया कुमार हैं। इसके अलावा मुसलमानों की आबादी है और इसके अलावा दिल्ली स्टूडेंट्स की आबादी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंडिया गठबंधन यूनाइट होकर के लड़ रहा है। इन कारणों से ये मुकाबला अब आसान नहीं है मनोज तिवारी के लिए। सैमुअल असम कह रहे हैं, अब की बार बीजेपी 4000 किलोमीटर पार। तुषार त्रिवेदी, हमें एंटीसिपेशन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसी के ऐसे कई फैसले हुए जो जनता की अपेक्षा से विपरीत भी आए हैं। हमें धीरज रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इरफान अहमद कह रहे हैं, जापान में 2 वोटर ईवीएम पर क्लेम करते तो ईवीएम बैन करती है, बट इंडिया में पूरा देश चाहता है ईवीएम हटाओ। भरोसा नहीं तो कोर्ट और ईसीआई सुनती नहीं। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे हैं। कोर्ट हुआ तो 2024 के बाद मोदी जी एनआरआई हो जाएंगे। काउंट हुआ तो इमरान जी लिख रहे हैं, रामदेव का जो भी धंधा है मुझे लगता है आरएसएस का पैसा होगा। अंदाज में बात करने से कोई फायदा नहीं। भगवंत मान जी कह रहे हैं, अगर ईवीएम हट जाए तो आधे बीजेपी 125 सीट पर लुढ़क जाएगी। लाला रामदेव को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए क्योंकि रामदेव ने देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। इरफान अहमद लिख रहे हैं, 2019 में 373 सीट्स पर क्लेम था, बट 5 साल के बाद कोर्ट ने से कोई फैसला नहीं। बिल्कुल सही, वो मामला पेंडिंग का पेंडिंग। सुभाष चंद्र केजरीवाल मस्ट एक्सप्लेन जेन्युइन कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी, एससी मस्ट बी रिजिड ऑन दिस ग्राउंड। और पप्पू पंडित लिख रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बिहार में आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद और गठबंधन 35 पर कंफर्म। प्रेम सर, इसी तरीके से खुशी लाल लिख रहे हैं, बीजेपी पार्टी का मुखिया नटवर लाल है। इंडिया लिख रहे हैं, पोस्टल बैलेट वोट को बंद कर दिया है, अब आउट ऑफ स्टेट में रहने वाले कैसे वोट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की पर्ची को 100% गिनती का निर्देश दे। मेरा हिंदुस्तान कोर्ट का शुक्रगुजार रहेगा। लोकतंत्र संविधान बच जाएगा। कोर्ट आदेश इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। जय भारत माता। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं। इरफान अहमद लिख रहे हैं, बीजेपी को 125 सीट क्यों मिलेगी साहेब, किस काम के लिए। और इस तरह से श्री चंद्र यादव जी लिख रहे हैं, सत्य की विजय होती है। एलआर भारती जी लिख रहे हैं, चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में खड़ा है, कुतर्क देता है, 373 सीटों में वोटों से अंतर था, चुनाव आयोग जवाब दे। और भगवंत पंत लिख रहे हैं, भागवत पंत, आज 80 में रामदेव को इस रहस्य से पर्दा हटाना पड़ेगा कि 100 किलो गाय के दूध से वह 200 किलो घी कैसे बनाता है। तो बहुत कठिन परिस्थिति रामदेव के लिए। अब मैं संजीव कौशिक जी के पास आता हूँ। संजीव कौशिक जी, आपने देखा जनता की बहुत उम्मीद है, हमारे दर्शक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि आज एक बड़ा फैसला लोकतंत्र के हित में होगा। आपको क्या लगता है कि आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है? जब तक कोई फैसला नहीं आ जाए, बड़ा फैसले के ही इंतजार में हम लोग बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी और इंसाफ करती ही है सुप्रीम कोर्ट। कई बार हालांकि किसी दर्शक ने लिखा भी था कि ज्यादा उम्मीद पालना भी ठीक नहीं है, कई बार चौंका भी देती है सुप्रीम कोर्ट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फैसले चाहे जो भी आए, एक आम मतदाता होने के नाते हमारे मन में जो शंका है उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। और ये मैंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन होते हुए दिखना भी चाहिए और हमें संतुष्ट करने के लिए इस पर आयोग को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आयोग को कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रेम कुमार जी, तमाम उन संस्थानों की बात इसीलिए लगातार हम लोग इस कई बार चर्चा करते चले आए कि पहली बार इस सरकार में हम लोगों ने देखा कि तमाम उन संस्थानों के बारे में जिसके बारे में गर्व से हम लोग कहते थे कि नहीं, ये संस्थान हमारे लिए निष्पक्ष है, मजबूती से काम करती है, सब पे प्रश्न चिन्ह।
चाहे वो आम आदमी के फायदे की बात हो नहीं हो, सरकार के पक्ष में इलेक्शन कमीशन हो, एसबीआई को क्या लेना देना किससे कौन क्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां बनी कि एसबीआई को भी लोग संदेह के नजर से देखने लगे कि एसबीआई को ऐसा क्या बढ़ गया कि वो भेद नहीं खोलना चाहती है, किसने कितने पैसे लिए, लेन देन किए, वो भी सरकार के पक्ष में झुकती हुई दिखाई, जबकि एसबीआई को कुछ लेना देना नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में पैसे का लेन देन करना है, जाते हैं काम करते हैं, बहुत शानदार तरीका है काम करने का। और एजेंसियों की बात कर ले, तमाम एजेंसियों की बात कर ले, और एजेंसियों क्या, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सारी, इनकम टैक्स हो, वो सारी एजेंसियां हैं, सब संदेह के घेरे, और सब के पीछे केवल और केवल सरकार का जो रवैया रहा है, ढुलमुल रवैया रहा है, उस रवैये के पीछे सरकार ने जो कहा है, सरकार की जो सोच है, उसको सही ठहराने की कोशिश केवल, सरकार के साथ जाने की कोशिश केवल। इतनी हिम्मत ही नहीं रह गई इन संस्थानों में कि कभी वो अपने मन की बात कर पाए। अक्सर राहुल गांधी ने एक बार बोला था ये बात कि हम आएंगे, हालांकि लोगों ने गलत तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको उद्धृत किया और लोगों के बीच में ले गए। वो उन्होंने यही कहा था कि हमारी यदि सरकार आती है तो ये तमाम जो स्वायत्त संस्थानें हैं, सचमुच में उनको स्वायत्त किया जाएगा, सचमुच में वो स्वतंत्र रहेंगे, सचमुच में वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के आधार पर वो काम कर पाएंगे, कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं रहेगी। आज जो बंदिश एक तरह से बना दी गई है कि वो उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ कब सख्ती करनी है, किसके साथ कब नरमी करनी है, ये सारे जो दिशा निर्देश देने वाली बात है, वो सारी चीजों को वो खत्म करने की बात कर रहे थे, और होना भी यही चाहिए। जिन संस्थानों के बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते चले आए कि नहीं ये निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष नहीं, पिछले 10 सालों में वो सचमुच में कई ऐसे रवैया रहा है जिसकी वजह से इस तरह की बात। इलेक्शन कमीशन को तो ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर किसी की हिम्मत ही ना हो। हमने देखा है, हम आपने भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन सेशन साहब के समय में किस तरह से, उसके बाद में भी हुए, राव साहब भी हुए, कमोबेश उनके ऊपर इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन इनके शासनकाल में जिन लोगों को भी बैठाया गया, चुन चुन के बैठाया गया, बड़े आश्चर्य की बात कि इन सब जगहों पे चुन चुन के बैठाया गया, और किसको बैठाया गया, किसको एक्सटेंशन दिया गया, क्यों दिया गया, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो एक तो संदेह का वातावरण, चुन के बैठाना इन प्रतिष्ठित पदों पे, और उसके बाद में उनका रवैया एक तरफ। इसीलिए लगातार ये बात हम लोग कहते चले आए कि ये सब साख खत्म करने की बात है। इस साख को कैसे बहाल किया जाए, ये सरकार तो बहाल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ये सारी संस्थाएं सरकार के कदमों में झुकती हुई दिखाई दे रही है हमें। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चौंकाया है हम लोगों को भी, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं उस तरह के फैसले भी दिए हैं जनता के पक्ष में, उस तरह से भी, और कई बार निराशा भी हाथ लगी है। लेकिन फिर भी आदमी जाए तो जाए कहाँ, यहीं पे जाएगा, दूसरा कोई विकल्प तो बचता नहीं है, और न्याय की उम्मीद यही रखता है आदमी। आज भी न्याय की उम्मीद रख रहा है कि इसमें न्याय अन्याय की बात ही नहीं है, इसमें एक संस्थान की गरिमा को बरकरार रखने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की बात है। जो क्या फर्क पड़ता है आपको यदि देरी हो रही हो, क्या फर्क पड़ता है यदि ज्यादा बल लगा देना पड़े, क्या फर्क पड़ता हो कि थोड़ा सा धन लगा देना पड़े यदि ज्यादा, तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जिस वोट के लिए आप लगातार अपील करते हैं, सरकारें अपील करती है, चुनाव आयोग अपील करता है कि एक भी घर न छूटे, एक भी आदमी न छूटे, समय पे वोट दीजिए, पहले मतदान फिर जलपान की बात हम नारा लगाते हैं, मैक्सिमम लोग मतदान के लिए निकले, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो फिर उसी को साफ सुथरा रखने के लिए थोड़ा सा आप सिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर दिया जाए। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इलेक्शन में, कितने पैसे खर्च होते हैं, कम होते हैं क्या। अकेले भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लेंगे तो लोगों के पसीने छूट जाएंगे, कितने पैसे खर्च करती है पार्टी। एक कई ऐसे दल हैं जो पूरे अपने चुनाव की अवधि में जितना पैसा नहीं खर्च करते हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी एक सभाओं में उतना खर्च कर देती है। तो क्या केवल खर्च के वजह से भी हमें संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए, ये क्या बात है। देश की जनता को ये बात जानने का अधिकार है, ये बात संतुष्ट होने का अधिकार है कि वोट हमने दिया तो सही जगह पे दिया, जिसको दिया वो हारे या जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हारे या जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुश्किल यही है कि इस पर चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, तमाम वो मुख्य धारा की मीडिया इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार जो कहे खाता न वही, जो सरकार कहे वही सही, वो सरकार के कदम में झुकती हुई है, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। हम यदि चर्चा कर रहे हैं तो उल्टे संदेह के घेरे में वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छा जी मैं कौशिक ये कह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों का ध्यान, पूरे देश का ध्यान रामदेव पर होने वाले फैसले पर भी है। हाँ, थोड़ी सी चर्चा इस पे भी हो जाए। जिनको कि
ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, कितनी बड़ी सजा दी जाएगी, इसको लेकर सबका ध्यान है। क्या बाबा कहे जाने वाले रामदेव इन अब कैदी रामदेव कहे जाएंगे? उनका वो क्या कैद होकर के जेल में जाएंगे? ये बड़ा सवाल है और सबकी चिंता है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख दिखाया है बीते दिनों, अब रामदेव की जगह जेल में है। अब ये जेल में अगर बहुत मुरब्बत करे सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है 1 दिन की जेल दे करके छोड़ दें, 1 हफ्ते की जेल दे करके छोड़ दें, लेकिन जेल तो अवश्यम भावी दिख रहा है रामदेव के लिए कि वो जेल जाएंगे। क्योंकि ये कंटेम्प्ट का मामला है तो हम बड़ा पनिशमेंट यानी लंबे समय तक जेल नहीं सोच सकते, लेकिन अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो 6 महीने 3 महीने या जो भी समय है वो तय करे, 1 दिन 1 हफ्ता किसी भी तरीके से वो पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट ही आज के समय में सुप्रीम कोर्ट से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि रामदेव को 1 दिन या 1 हफ्ते की जेल शायद सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के मामले में दे सकता है। क्या संजीव कौशिक जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सजा होने जा रही है। बिल्कुल हम आपकी बातों से सहमति रखते हैं, लेकिन सजा 1 दिन की होना तो चाहिए कम से कम प्रतीकात्मक तौर पे। और ऐसे लोगों को तो और होनी चाहिए जो ये बात कह दे, उससे यदि पूछा जाए कि आपने किया क्या है, पत्रकार पूछे, यदि सवाल पूछे तो पत्रकार को जवाब दे कि क्या करेगा, मेरी मर्जी, पूछ पाड़ लेगा क्या मेरी। तो ऐसे बदमिजाज लोगों का जो लगातार इस तरह से एक तो जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, 420 करते हैं, ये 420 का मामला है। जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं, जिस मामले में वो दावे आपके अधूरे दावे हैं, उस दावों का कोई मतलब नहीं है, आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और आपने उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा कारोबार भी खड़ा कर दिया। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के निश्चित तौर पे बड़बोलेपन की वजह से या उनकी मजबूती की वजह से सब जानते हैं कि रामदेव यदि इतने मजबूत है तो क्यों है, इस तरह की बातें करते हैं तो क्यों करते हैं। वो इतने ढिठाई के साथ न्यूज चैनलों पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि उनसे सवाल पूछ पाए, तो क्यों इस तरह की ढिठाई होती है। सब जानते हैं कि किस तरह से वो एक चैनल के एडिटर ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे और उसके बाद में उनकी नौकरी गई, और उसके बाद में तमाम कई ऐसे वाक्य हैं जहां पे उनकी ढिठाई दिखती है कि सीधे वो लगातार हमले करते हैं। और तमाम उन चैनलों पर, जिन चैनलों पर उनके ऐड भी आते थे, उन चैनलों में इतनी हिम्मत नहीं कि कभी रामदेव के अगेंस्ट में कोई खबर भी चला दे। तो समय हमेशा बराबर नहीं होता है। पकड़ने वाले ने पकड़ा उनको, उनकी 420 पकड़ी, फर्जीगिरी पकड़ी और आज सवालों के घेरे में है। प्रतीकात्मक तौर पर 1 दिन भी यदि जेल जाए तो जेल तो जाए, एहसास तो हो कि आपने गलती की है और इसके बाद दोबारा गलती करेंगे तो इससे भी बड़ी सजा आपको हो सकती है। ये ढिठाई की बात है कि आप चोरी भी करते हैं, गलत भी करते हैं और उसके बाद में भी कहते हैं कि पूछ पाड़ लेगा क्या मेरी। तो एक बार सचमुच में उनकी पूछ पाड़ने की जरूरत है और कोर्ट की तरफ से एक ऐसा करारा झटका तो लगना ही चाहिए ताकि उनको लगे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, तो चाहे सरकारें किसी की भी हो, अभी भी कोर्ट में इतना दम है, संविधान में इतना दम है कि आपको उठा के पटका जा सकता है। तो वो सब जानते हैं कि बाबा रामदेव ने एक साम्राज्य खड़ा किया छद्म राष्ट्रवाद और धार्मिक एक हवा बना करके। लेकिन जब वो बिजनेस में उतरे तो किस तरह से उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। लोगों के जेहन पे एक अच्छे कुशल, एक तो स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, ऐसा कुछ नहीं, व्यवसायी रामदेव कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी आसानी से उस व्यक्ति ने पहले लोगों को नाखून रगड़ना सिखाया कि इससे आपके बाल काले होंगे। जब देख लिया कि लोग सचमुच में नाखून रगड़ना शुरू कर दिए तो उसके बाद में उस केश कांति बेचना शुरू कर दिया कि अब उस रगड़ने के साथ साथ ये आप तेल लगाना शुरू कीजिए तो उसके बाद में आपके बाल काले होंगे और झड़ने बंद हो जाएंगे। लोगों ने वो तेल लगाना शुरू कर दिया। तेल लगाने के बाद में वो एक गोली खाना शुरू कर दीजिए तो आपकी पेट साफ रहेगी, तो फिर आप दुरुस्त रहेंगे, आपके काले घने मुलायम बाल बने रहेंगे। तो धीरे 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 वो आदमी अपनी विश्वसनीयता को चेक करता गया कि कैसे लोग हमारे बातों पर यकीन कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपना विशाल साम्राज्य से एक राजनीतिक एक स्वामी के तौर पे और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए एक व्यवसायी के तौर पर बड़ा साम्राज्य खड़ा किया।
हम ये नहीं कहते कि सारे उनके प्रोडक्ट जो है वो खराब ही होंगे या किसी लायक नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी किसी दर्शक ने लिखा था ना कि कैसे 200 किलो दूध में से वो 400 किलो कैसे घी निकाल पा रहे हैं, ये भी आज पता चले लोगों को। तो आप गौ पालन करते नहीं, आप घी शुद्ध बेचते हैं। शहद के बारे में हम लोग बचपन से सुनते चले आए कि जो शहद जम जाए वो शहद खराब होता है। रामदेव के शिष्यों को तो हमने भी जमा हुआ देखा है अपने घरों में शहद ला करके, रामदेव बाबा शुद्ध शहद बेचते हैं और उनका भी शहद वैसे ही चीनी के जैसे जम जाता है। तो वो सारी चीजें एक व्यवसायी के तौर पर जो वो अपना उपक्रम लगा रहे थे, एक बार प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन फटकार तो उनको लगनी चाहिए था। जी प्रेम कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग पर भी बहुत तरीके से सवाल उठ रहे हैं और मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी देखिए राहुल गांधी चुनाव कैंपेन कर रहे हैं जैसे दूसरे नेता कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। आप ये समझ सकते पूरे देश भर में अभी हमारे दर्शक भी लिख रहे थे 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए का कलेक्शन हुआ है, जब्त किए गए हैं रुपए, और इसकी जांच होनी चाहिए। भाई ईडी तो जांच कर सकती है ना कि ये पैसे कहां से आए कैसे आए, सीबीआई कर सकती है, तो इसकी जांच नहीं हो रही है। वो क्या रहा है कि आप सिर्फ चुन करके राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं। अगर मिला तो कुछ नहीं, लेकिन पूरा मैसेज दिया गया कि मानो हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी कैश ढो रहे हो, ऐसा मैसेज दिया गया। तो हम वो दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है चुनाव आयोग के निगरानी में। आप जानते हैं कि चुनाव के समय में चुनाव आयोग जो डीएम होते हैं वही निर्वाचन पदाधिकारी होता है, उनके ही निर्देश पर ये छापेमारी होती है। तो चुनाव आयोग हेलीकॉप्टर की छापेमारी कर रहा है, हेलीकॉप्टर को की जांच कर रहा है कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में क्या कुछ लेकर जा रहे हैं। क्या इस किस्म से जांच चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर की कर सकता है? आज सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जांच कर सकती है? जी प्रेम कुमार जी, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए। क्या मिला ये कभी कोई आपको पता चलेगा कि क्या मिला, किस वजह से छापेमारी हुई, किसने सूचना दी, आपको पता चलेगा? लोगों को सिर्फ ये पता चल रहा है कि इस राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को, इस हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है और इसमें इस तरह की कोई सूचना है। अब क्या है, आप कयास लगाते रहिए, कुछ ना कुछ अवैध होगा, कुछ ना कुछ पैसे होंगे, असलाहा है, अवैध है, क्या है। अब आप कयास लगाते रहिए और राहुल गांधी पर प्रश्न खड़ा करते रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की कार्रवाइयों से एकदम साफ मैसेज जाता है कि आप निष्पक्ष नहीं है। कुछ तो कारण होना चाहिए ना, वाजिब कारण लोगों को पता तो होना चाहिए ना। कोई वाजिब कारण नहीं, बस कयास लगाते रहिए, छवि खराब होते रहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में कुछ एक नई कहानी बताएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई सफाई नहीं आएगा कि हमसे गलती हुई, हमारी सूचना अपुष्ट थी, जो सूचना थी हमें गलत सूचना मिली या क्या मिला नहीं मिला, इस पर एकदम चुप ही रहेगी। बाकी हमलावर होंगे भारतीय जनता पार्टी के, ये बोलते होंगे। तो ये उनके रणनीति का है। बिल्कुल। और प्रेम कुमार जी प्रेम कुमार जी एक आग्रह, एक आग्रह भी कि हम इजाजत चाहेंगे। चैनल पर लगातार कॉल आ रही है, हम कई बार मना करने का प्रयास किया, लेकिन उस पर बैठना होगा हमको। 50 में ऑनलाइन हो जाना है, तो TV9 भारतवर्ष पे बैठना है सुबह मॉर्निंग में अचानक। आप दूसरे चैनल में योगदान करिए, आपकी उपस्थिति सभी चैनलों में जरूरी है, तो आप निश्चित रूप से पहुंचिए। इस बीच हम दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण विजुअल्स भी दिखाने जा रहे हैं और आप स्विच ओवर कर सकते हैं सुविधानुसार। और आप देखिए ये भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए,
काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसमें अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ। भोले बाबा की सौगंध है, रोको ना कोई नहीं, बैठो यहाँ, बैठो। ये दृश्य जो आपने देखा, इसमें जो बातें सुनी, ये भजन लाल शर्मा जी भाषण दे रहे हैं और सामने से भीड़ उठकर जा रही है। तो भजन लाल जी भाषण दे रहे हैं तो एक और उद्घोषक कह रहा है कि भोले बाबा की सौगंध है, 5 मिनट रुक जाइए और भजन लाल शर्मा जी का भाषण सुन करके जाइए। तो आप भगवान की सौगंध देनी पड़ रही है भजन लाल जी का भाषण सुनने के लिए। जो मुख्यमंत्री हैं, ये हालात हैं, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अविश्वसनीय हो गए हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। इस कारण से ये विजुअल छोटा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विजुअल है। एक बार फिर देखिए तो आपको बात समझ में आएगी, फिर से देखिए आप देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। भोले बाबा की कसमें अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ। भोले बाबा की सौगंध है, रोको ना कोई नहीं, बैठो यहाँ, बैठो। मतलब आप देख रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो लौट के आइए, और लौट के नहीं आए तो हिंदू नहीं है। भाई हिंदू को कितनी बार कैसे आप डिसाइड करोगे भाई? भजन लाल शर्मा जी का भाषण नहीं सुना तो हिंदू नहीं है। इस तरीके से हिंदू की परिभाषा तय की जा रही है कि हिंदू वही होगा जो भजन लाल शर्मा जी का भाषण सुनेगा। जो भजन लाल शर्मा जी का भाषण सुन करके वापस चला जाएगा, बीच में सभा छोड़ के जाएगा, वो हिंदू नहीं है। ये डिस्परेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये निराशा साफ तौर पर दिख रही है कि चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं लेकर के मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मोनू काला जी कह रहे हैं शर्मसार कर रहे हैं देश को, पूरी दुनिया देख रही है भारत के चुनाव को। नंदलाल यादव जी कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार। प्रमोद मांकड़ जी लिख रहे हैं हिंदू धर्म अब आचार की श्रेणी में, भजन लाल भजन करते रहे और जनता चलती बनी। मोनू काला जी ने लिखा। मोहम्मद तहसीन लिख रहे हैं सर मीनू जी कहाँ हैं? मीनू जी रात के शो में रहती हैं, रविवार को वो ब्रेक लेती हैं, तो बाकी दिनों हमारे साथ रहती हैं। प्रदीप बांबू जी कहते हैं चुनाव आयोग केचुआ है और केचुआ के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। राहुल की तलाशी ली जा रही है और मोदी जी सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नोटिस भी नहीं जा रहा है। बड़ा सवाल है नरेंद्र मोदी जी को नोटिस क्यों नहीं जा रहा है, जबकि वो धर्म के नाम पर सीधे तौर पर वोट मांगते दिख रहे हैं। नंदलाल यादव जी कह रहे हैं आज तक भगवान को बेचकर ही सत्ता पाते रहे हैं। विनय प्रसाद जी प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम। LR भारती जी लिख रहे हैं धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग खामोश है, चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, तो को भी संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरीके से विनय जी कह रहे हैं प्रणाम, आपको भी प्रणाम। मोनू काला जी कह रहे हैं अगर वसुंधरा जी सीएम रहती तो शायद अच्छा रिजल्ट आता राजस्थान का बीजेपी के लिए, वसुंधरा जी की है। इमरान कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को पतंजलि के दवा खा के कितनी लीवर खराब, पतंजलि की दवा खा के कितनी लीवर खराब हो गया है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और गौतम चौहान जी कह रहे हैं शुक्र है डिग्री नकली, अगर असली होती तो मेरा पढ़ाई से भरोसा ही उठ जाता। संजय सहगल जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने बातें की हैं और भी बातें करेंगे। पंकज वर्मा जी कह रहे हैं इस चुनाव में कांग्रेस के हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए वाली स्थिति होगी, यानी कांग्रेस को कम मेहनत से ही अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं, पंकज जी कह रहे हैं। मोहम्मद तहसीन कह रहे हैं प्रेम सर बीजेपी का दम कार्ड नहीं चल रहा है इस बार। और अरविंद त्यागी ये लिख रहे हैं अगर वाकई 56 इंच है CJI का, 1 साल कार्यकाल बढ़ा दे।
और इसी राजीव कुमार को कब अकल आएगी, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, ये गुजरात की तस्वीर है और गुजरात में कांग्रेस के एक उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और जिस लोकसभा क्षेत्र की ये तस्वीर है वहां 5 लाख बमुश्किल मतदाता हैं, 5 लाख मतदाता वाला है। हम लोग तो 10 लाख 15 लाख वाले मतदाता वाले लोकसभा क्षेत्र में भी रह रहे हैं और देख रहे हैं। 5 लाख मतदाता हैं। वहां पर कांग्रेस के नॉमिनेशन में जो भीड़ है वो देखने लायक है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बारदोली आप जानते हैं महात्मा गांधी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। बारदोली का सत्याग्रह, ये वल्लभ भाई पटेल ने भी यहाँ बहुत आंदोलन किए किसानों के लिए। उसी बारदोली का ये दृश्य जहाँ कांग्रेस की नॉमिनेशन रैली में इतनी भारी भीड़ है गुजरात के बारदोली में। ये बात बयां हो रही है कि कैसे गुजरात का माहौल बदल चुका है। इस बार के चुनाव में गुजरात से जहां बीजेपी को 100% सफलता मिली थी, इस बार गुजरात में कहा जा रहा है कि 8 से 10 सीटें बीजेपी हार सकती हैं और उसकी बानगी, उसका सबूत आप ये तस्वीर के तौर पर देख सकते हैं। बारदोली, याद रखिएगा जब चुनाव नतीजे आएंगे तो हम बारदोली पर खास तौर से नजर रखेंगे कि बारदोली का चुनाव परिणाम क्या हुआ, क्योंकि बारदोली में जो ये उत्साह है जनता का, ये बता रहा है 5 लाख वोटर वाले बारदोली में ये भीड़ जो है बहुत बड़ी भीड़ है। ये आकलन करना तो मुश्किल है कि 1 लाख की है कि 2 लाख की है कि 50,000 की है, कम से कम तस्वीर से नहीं आकलन कर सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि ये भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है और ये चुनाव नतीजों को बता रही है कि इस बार बदलाव की आंधी गुजरात में बह रही है। इस बीच कुछ और प्रतिक्रिया हम ले लें। प्रतिक्रिया आप देखिए, मोनू काला जी लिख रहे हैं, भजन लाल खुद सुबह उठकर अपने आप को थप्पड़ मारकर फाइनल करते हैं कि क्या सच में सीएम हूं या सपना देख रहा हूं। निश्चित रूप से पर्चे वाले सीएम है। तुषार त्रिवेदी कहते हैं कितने बजे स्टार्ट होगी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, इसका एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है क्योंकि उसकी नंबरिंग होती है लिस्टिंग में। वो नंबर कितना है उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं, अगर पहले नंबर पर हो तब तो 10 बजे ही सुनवाई शुरू हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि देखना पड़ेगा कि नंबर क्या है उसका, उसके हिसाब से। सुभाष चंद्र रथ लिख रहे हैं मजा आएगा भजन लाल का कीर्तन सुन के। और इसी तरह विकास बरदोलई कह रहे हैं द एट्रोसिटीज ऑन राहुल गांधी हैव मेड राहुल गांधी जी स्ट्रॉन्गर देन एवर इन हिज पोजीशन। पीपल ओनली लव द बिलिग्रेट लीडर, नॉट द fearsome and fearful leader। यानी विकास बारदोली जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर जो जुल्म हो रहे हैं उसने राहुल गांधी को मजबूत बनाया है और लोग जो कि अपने प्यारे नेता से मोहब्बत करते हैं और वो किसी डरते नहीं है, ऐसे नेता जो डरपोक हैं उससे इतर हैं ये राहुल गांधी। तो इस तरीके से विकास जी ने अपनी भावना रखी है। प्रदीप बाबू जी लिख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में 2 धमाके होंगे जिससे मोदी असहज होगा। एक तो केजरीवाल को जमानत मिलेगी, दूसरा लाला रामदेव को सजा होगी। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। आपकी आशा और उम्मीद को देखते हैं। आज मोनू काला जी कह रहे हैं इस भीड़ से ऐसा लग रहा है कि जितने वोटर हैं वो आज ही कांग्रेस के साथ आ गए हैं। ये इसलिए मैंने खास तौर से ये विजुअल दिखाया। इसके माने हैं। इरफान अहमद जी कह रहे हैं संविधान को जख्मी करने वाले आज हत्या करने की बात करने वालों को यूएपीए के तहत अरेस्ट तुरंत क्यों नहीं करते और बीजेपी की मान्यता रद्द क्यों नहीं करते? सर, ये प्रहरी साहेब पट्टी क्यों लगा है?
इस तरीके से तुषार त्रिवेदी जी लिख रहे हैं कि गुजरात में 2-3 सीट हारने की संभावना है। और इस मोनू काला जी लिख रहे हैं गुजरात के लोग बोल रहे हैं अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो 16 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। मोनू काला जी कह रहे हैं 16 सीट। और संजय सहगल जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी अंधभक्त जज हैं क्या आज वीवीपैट का फैसला जनता के हक में आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबूत पर चलता है और उसके हिसाब से देखा जाए, हम उम्मीद रखते हैं। जकी खान लिख रहे हैं प्रेम सर आपको नमन है क्योंकि आपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन आज बाबा रामदेव का क्या होगा? बाबा रामदेव के बारे में तय है, सजा तो होनी ही है, सजा छोटी होगी बड़ी होगी बस यही देखने की बात है। इरफान अहमद जी कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव होता है तो फिर क्या मतलब? ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या मतलब? जब ईवीएम सेट हो चुका तो 400 प्लस ये आशंकाएं बनी हुई है, सबकी आशंका है, सब लोग ऐसा सोच रहे हैं। बारडोली की रैली में ये भीड़ आप दिखा रहे हैं, वह देश के हर कोने से ऐसी तस्वीर आ रही है, सिर्फ गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। विनय प्रसाद जी लिख रहे हैं जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। एलआर भारती जी लिख रहे हैं सीएसडीएस के सर्वे में ईवीएम के खिलाफ 50% लोग हैं, मैं इसको जनमत संग्रह मानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में खड़ा है, चुनाव आयोग का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? और एक ये लिख रहे हैं भजन लाल क्रिकेट बन गया है, क्रिकेट बन गया है, लिखना चाह रहे हैं उनकी किरकिरी हो रही है, वो अपना उपहास उड़ा रहे हैं। गौतम चौहान जी कह रहे हैं कांग्रेस ने एक नया वीडियो डाला है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मैंने भी देखा है लेकिन उसको हम अपने इसमें चला नहीं सकते कि उसके म्यूजिक सब जो है राइट प्रोटेक्टेड होते हैं, मुझे नोटिस आ जाता है। तो संजय सहगल जी कहते हैं राहुल गांधी जी की वजह से ही लोग बोलने लगे हैं, मोदी की झूठ की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। इसी तरीके से भरत मीणा जी लिख रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र संविधान को जिंदा रखना चाहती तो आज सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीनों पर बैन करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता का वोट फॉरवर्ड कर भाजपा को वोट दे रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा रची गई साजिश। पंकज वर्मा जी लिख रहे हैं प्रेम जी वो लोग कौन है जो आपकी भाजपा को वोट देना चाहता है? अच्छा, चुनाव आयोग जिसे चाहेंगे चुनाव वही जीतेगा, जितना मोदी रैली में बोलेगा उतना मोदी को नुकसान होगा। संजय सहगल। उदय कुमार ईवीएम बैन। इस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन एक और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजपूत समाज में जो गुस्सा है, जगह जगह शपथ ली जा रही है कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, वैसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। जो भाजपा के है ना वो डरते होंगे, हम नहीं डरते, हम राजपूत है, भाजपूत नहीं है। और एक और चीज, बहुत सारे राजपूत भाजपूत बनके भाजपा का काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो रूपाला जी की बात से सहमत है और उनके बाप दादाओं ने बेटियां दी होगी, हमारे बाप दादाओं ने नहीं दी है, हम लड़ रहे हैं। और जिनके बाप दादाओं ने बेटियां दी है वो करो गुलामी, हमारे बाप दादाओं ने तो बलिदान दिए, हम लड़ेंगे। भाजपा से जो भाजपा के है ना वो डरते होंगे, हम नहीं डरते, हम राजपूत है, भाजपूत नहीं है। आपको हमने राजपूत और भाजपूत ये सुनवाया, दो शब्द आ रहे हैं उस रैली से, जो राजपूतों की रैली है, राजपूत और भाजपूत। जो भाजपा के हो करके काम कर रहे हैं वो भाजपूत, और जो भाजपा से अलग हो करके सामने खड़े हैं वो राजपूत। ये कह रहे हैं वक्ता, और उनका कहना है कि जो लोग भाजपा नेता जो गुजरात में जिन्होंने रूपाला जी ने बयान दिया था कि राजपूत अपनी बहन बेटियों को बेचा करते थे मुगलों के हाथों, तो ये जो अपमानजनक बयान दिया था उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के साथ है वही लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को दिया करते थे, वगैरह वगैरह। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन क्या बोलूं, ये सब गंदी बातें जो हैं लोग कह रहे हैं। तो ये एक तरह का इलेक्शन कैंपेन, ये राजपूतों का गुस्सा ये दिख रहा है, राजपूतों का गुस्सा बहुत तेजी से दिख रहा है और वो बीजेपी को ले डूबेगा
इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं कि ये देखिए LR भारती जी लिख रहे हैं। अच्छा, ये प्रतिक्रिया मैं ले चुका था। हाँ, संजय सहगल जी लिख रहे हैं राहुल गांधी जी की वजह से ही लोग बोलने लगे हैं, ये भी प्रतिक्रिया में ले चुका था। मैं थोड़ा नीचे आता हूं। अच्छा, प्रदीप बाबू जी लिख रहे हैं अभी तो शुरुआत है, भाजपा अपने टेस्टेड फॉर्मूले सांप्रदायिकता पर और ज्यादा जोर लगाएगी। और संजय सहगल जी कह रहे हैं मोदी को इतना डर क्यों लग रहा है इलेक्शन में। मोनू काला जी लिख रहे हैं राहुल जी से आप एक बार मिलिए और उनसे कोई भी झूठ बात करने दे, वो नहीं मानेंगे। कई कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझे ये बताया, वो कहते हैं हार जीत होनी है हो जाए, मगर जनता को भ्रमित ना करें झूठ बोल के। अहम बात राजा बाबू ऑफिशियल लिख रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और इस प्रतिक्रिया को उन्होंने बार बार रिपीट किया है। बार बार रिपीट मत कीजिए प्लीज। इसके अलावा पंकज वर्मा लिख रहे हैं प्रेम जी वह लोग कौन है जो अब भी भाजपा को वोट देना चाहते हैं, क्या उन्हें देश के हालात से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बार IAS 40,000 क्वार्टरली स्कूल की फीस जमा कराया, बच्चे की कमाई का 60% तो स्कूल वाले ले रहे हैं। डेफिनेटली स्कूल फीस बहुत महंगी हो चुकी है और अप्रैल का महीना सबको परेशान करता है। कोई सप्ताह ले कोई नेता बगावत करे, किसान धरने पे, बेरोजगार धरने पर, एम्प्लॉय धरने पर, कामगार धरने पर, ETC पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि रिजल्ट फॉर 4 मई का फिक्स हो गया है। इरफान जी लिख रहे हैं कि रिजल्ट जो है फिक्स हो गया है। इस तरीके से राजीव जी लिख रहे हैं, रंजीत जी लिख रहे हैं जय भीम, और कविता वर्मा लिख रहे हैं गुजरात में इंडिया कितना सीट जीत रही है प्लीज सर ये बताइए। देखिए, ये सीट जीतने का आकलन करना तो एक मैकेनिज्म होता है, उसके तहत हो सकता है। हम तो कोई सर्वे लेकर बैठे नहीं है कि हम आपको बताएं, लेकिन सीट बताना मुश्किल है। हम लोग माहौल बता सकते हैं, सीट का आकलन तो आप देख ही रहे, रोज फेल होते हैं, कोई इधर से करे कोई उधर से करे, सीट का आकलन बहुत सही नहीं होता है। संजय सहगल कहते हैं राजीव कुमार की शायरी का आज सुप्रीम में जज या फैसला लेंगे, क्या फैसला लेंगे। ECI की भी हवा टाइट हो रही है। बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सबका ध्यान लगा हुआ है कि कैसे आज की सुनवाई हो। EVM में VVPAT की जो पर्ची है 100% मिलान का फैसला हो, और उन पर्चियों को वोटर अलग बक्से में डाले और उसकी गिनती हो। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दे रखा है, चुनाव आयोग को निर्देश दे रखा है। वो दोनों आज अपने जवाब लेकर के हाजिर होंगे, सुनवाई होगी। और ये सुनवाई होगी तो ऐसा आप उम्मीद नहीं कीजिए कि आज ही फैसला भी हो जाए, लेकिन सुनवाई होगी, तर्क आएगा। हो सकता है कि फैसला आज भी हो, लेकिन इसके आसार कम लगते हैं, क्योंकि अपना पक्ष वो रखेंगे। आजकल बहुत दांवपेच भी चलते हैं, पक्ष रखने में कोई बहानेबाजी भी हो सकती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ इसलिए मुझे और समय दीजिए, ऐसी भी बातें आ सकती हैं। लेकिन क्या होता है इस पर सबकी नजर है। मोनू काला जी रख रहे हैं आपसे उम्मीद रखते हैं आपके दर्शक, उम्मीद तो रखते हैं हम, लेकिन मैं सीटों के बारे में कोई आकलन सही कैसे कर सकता है। हम अपनी लोकसभा सीट का आकलन नहीं कर पाती हैं। ये जो भी होता है सैंपलिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स के सैंपलिंग को रख करके भी एक पैटर्न हम देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जितनी भी आकलन आ रहे हैं, जितने भी आकलन आ रहे हैं, उसमें बीजेपी की करारी हार हो रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो टेलीविजन मीडिया पर जो भी आकलन आ रहे हैं उसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है। ये दो स्थितियां हैं, तो इन दोनों स्थितियों को समझिए, अपनी समझ विकसित कीजिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि चीजों को सामने लाएं और उस हवा को बताएं जो कुछ लोग पर्देदारी करने की जिसकी कोशिश कर रहे हैं।
आफ्ताब हैदर लिख रहे हैं, कंस भी एक राजा था जो बुरे कर्मों के कारण मारा गया, रावण भी अपने बुरे कर्मों के कारण मारा गया, हर बुरे कर्म वाला अपने कर्मों के कारण मारा जाता है। बिल्कुल सही। भरत मीणा जी लिख रहे हैं, डरा हुआ मोदी कुछ भी कर सकता है, फिर कोई पुलवामा कांड जैसा कोई कांड कर सकता है। देश के आदमी को सावधान रहना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 70 सीट ही मिल रही है। ये कौन सा एग्जिट पोल है भरत जी? इसी तरीके से एक लिख रहे हैं, आज का दिन 140 करोड़ लोगों का भविष्य का दिन है, वीवीपैट 100% गिनती होना चाहिए। और आप कविता वर्मा जी लिख रही हैं, मोदी मीडिया हारेगा इस बार। मोनू काला आप अपना दायरा बढ़ाएं। इसी तरीके से संजय सहगल जी लिखे, सुप्रीम कोर्ट में लोगों की जीत होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जकी खान लिख रहे हैं, पहले फेज के बाद हिंदुत्व को आगे करके ही इलेक्शन होगा। मोनू काला जी लिख रहे हैं कि टेलीविजन वाले को तो चौपर भी लोग उतरने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अब वो हालात हो रहे हैं। LR भारती जी लिख रहे हैं, ईवीएम पर सुनवाई लगातार होनी चाहिए और 2 दिन में फैसला सुनाएं। प्रदीप बांबू जी लिख रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष और बगैर गड़बड़ी के चुनाव संपन्न करवाता है तो बीजेपी 200 भी पार नहीं करेगी, यह जनता का मानना है। और शेख मेराज कह रहे हैं, जय संविधान जय समाजवाद। इस तरीके से किरण जांकवार जी लिख रहे हैं, प्रेम कुमार सर जी नमस्कार। आपका भी नमस्कार। तो हम आज का दिन बहुत उम्मीदों का दिन है। मैं अब चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं। प्रदीप बांबू जी एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रेम जी मेरा मानना है ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज बीजेपी से कितने ही नाराज हो, वोट उन्हीं को देंगे। ये धारणा सही नहीं है प्रदीप जी, कि देश के सारे राजपूत उनको ही वोट करते हैं, बीजेपी को ही, क्योंकि राजपूत बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी की हार हमने देखी है। और इस बार भी बिहार के औरंगाबाद में देखिए, जो राजपूतों का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां बहुत कड़ा मुकाबला है और राजपूत बटे हुए हैं। इसलिए ये बात मानी नहीं जा सकती है कि कोई जाति हमेशा के लिए या 100% किसी एक पार्टी को वोट दे। जब लोग गुस्से में हैं, शपथ ले रहे हैं, तो इसका मतलब फर्क पड़ रहा है, पड़ता दिख रहा है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देने की इजाजत मांगते हैं। हमारी नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर। आज कई फैसले आने हैं। अरविंद केजरीवाल जी पर भी फैसला आ सकता है और आपको वीवीपैट को लेकर फैसला आ सकता है, सुनवाई हो रही है। और इसके अलावा रामदेव को लेकर के सजा का तय की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारी सबकी नजर है। आप सबका बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ जुड़े। अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला अनवरत सतत जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत।